चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर, और वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया था ट्राइंगल लॉ। ठीक है, वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया था ट्राइंगल लॉ। हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर, और वेक्टर में हमने पढ़ लिया था ट्राइंगल लॉ। नाउ अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा लॉ, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। जो दूसरा लॉ है वेक्टर एडिशन का, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ये भी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए ही यूज होता है। सपोज करो एक वेक्टर ऐसे ए वेक्टर और एक वेक्टर बी ऐसे, इन दोनों का एडिशन करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन करना है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, इन दोनों वेक्टर को सबसे पहले इस तरह से लाओ कि दोनों के टेल टेल क्या हो, कोइंसाइड करे। दोनों के टेल टेल क्या हो, कोइंसाइड करे। ठीक है, दोनों वेक्टर को पहले पास पास से लाओ कि दोनों के टेल टेल को कोइंसाइड करे। ठीक है, वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं ना, इसे उठा के यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। इससे वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो इफेक्ट ऑन दिस बी वेक्टर। बी वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा हो जाएगा, ये थीटा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि इन दोनों वेक्टर को अगर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम समझो, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम समझो, और उससे पैरेललोग्राम को क्या करो, कंप्लीट करो। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। से पैरेललोग्राम जानते हैं ना क्या होता है, जिसके आमने सामने की साइड पैरेलल होती है उसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बन गया। इसके यहां से एक डायगोनल बनाओ। ये जो डायगोनल होगा, दिस डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। मतलब ये आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये इन दोनों वेक्टर का सम होगा। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट है? अनिर्बान, सर एक बार और समझाना सर। समीर, जी सर। बेटा आया कुछ समझ में? जी सर। अनिर्बान, हाँ सर, समझा। समझा? ठीक है, देखो वापस से ए और बी को पास पास लाओ कि उनके टेल टेल क्या करे, कोइंसाइड करे। इन दोनों वेक्टर को एज अ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम समझो, और उससे पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। देन अ डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द कोइंसाइडिंग पॉइंट ऑफ दिस टू वेक्टर रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर को। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? ठीक है, स्टेटमेंट लिखाने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट कोई नहीं पूछता। अब ये रिजल्टेंट है। अच्छा, वेक्टर जो होता है, कल भी मैंने बताया था कि वेक्टर इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड टेल, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं हम लोग। तो टेल जो है दैट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, उसकी टेल की लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो मतलब लेंथ ऑफ द टेल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। जो टेल होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ द टेल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर है, तो यहां से लेके यहां तक अगर मैं लेंथ निकाल दूं तो मुझे आर वेक्टर का क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको ऐसे इस लाइन को एक्सटेंड करो, आगे आगे इस तरह से एक्सटेंड कराओ। यहां से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ऐसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, नाम लिख दो यहाँ पे ओ, इसको बोलते थे ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। यहाँ ये क्या है, बी वेक्टर। तो यहां से लेके यहां तक ओ बी क्या होगा, ओ बी आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा,
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। या तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, या फिर इसको खाली बी लिख देंगे, दैट आल्सो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर कोई वेक्टर साइन नहीं है, इट मींस इट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। तो ये बी है, तो ये वाली साइड जो होगी, ये साइड भी क्या होगी, बी हुई होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड इक्वल होती है। ठीक है, यह आल्सो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अभी पानी गया। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो इसके जस्ट ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा पैरेलल लाइन से, तो ये क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब इस छोटे से ट्राइंगल में देखो, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में देखो, CD अपॉन AC क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, ये साइन थीटा होता है। तो CD AC को मैं लिख सकता हूं, देखो A से लेके C तक, मैंने बोला B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दैट इज B, इसको B लिख सकता हूं, इक्वल टू साइन थीटा। तो CD इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, B साइन थीटा। CD कितना हो जाएगा आपका, B साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली AD अपॉन AC ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AC इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और AC क्या है आपका, अगेन AC जो है वो B कॉस थीटा। तो मतलब CD मेरा निकला ये साइन थीटा, और ये वाली यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो निकली, दैट इज B कॉस थीटा। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, चंद्रास आ रहा समझ में? यस सर। ठीक है, फुल जोश में दिख रहा है आज तो, नाश्ता करके आया मतलब। यस सर। चलो आगे देखते हैं और। ठीक, तो B cos थीटा हो गया, B sin थीटा हो गया। मुझे एक्चुअल में क्या निकालना है, मुझे O से लेके C तक की लेंथ निकालनी है। क्यों लेंथ निकालनी है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो ही R वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। इसलिए मेरा जो टारगेट है, मेरा जो एम है निकालने का, वो क्या है, O से लेके C तक की लेंथ है। ठीक है, अब O से लेके C तक की लेंथ को देखो कैसे निकालते हैं। अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल OCD में अगर हम देखेंगे तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। OC जो है वो हाइपोटेनस है, OC का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। OC क्या है, दैट इज R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लिखोगे तो खाली R लिख दो, और इसका स्क्वायर हो रहा था R स्क्वायर लिख दो। OD जो है वो OA प्लस AD है, तो OD को मैं OA प्लस AD लिख सकता हूं, इसका होल स्क्वायर। और CD क्या था मेरा, CD मेरा B साइन थीटा आया था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा B साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, OA क्या है, O से लेके A तक ध्यान दो, O से लेके A तक A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। O से A तक क्या है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैं लिखूंगा सिर्फ A, और AD क्या है, B cos थीटा। AD क्या है आपका, B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर सॉल्व करो, क्या ये A प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
अब इसमें बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को देखो और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को देखो, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में आप देखोगे बी दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है। तो अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं इसमें से, ठीक है, मैं क्या ले लूं, बी स्क्वायर इसमें से अगर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर, दोनों में से मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा टू ए बी कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? 1 1 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास जो आर आएगा वो कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और मुझे आर नहीं चाहिए, आर का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या? आर। तो आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, ऐसा रिजल्ट कब देखा था आपने? ऐसा रिजल्ट पहले भी देखा है क्या? ट्राइंगल में भी। तो ये ट्राइंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल दोनों के रिजल्ट सेम ही आते हैं, दोनों के रिजल्ट सेम ही आते हैं, बस दोनों को करने का तरीका अलग अलग है। दोनों को करने का तरीका अलग अलग है, दोनों के रिजल्ट सेम ही आते हैं। अब मैं पूछूं कि जो आर वेक्टर बना ये ए वेक्टर से कितना, ये इधर इस तरफ ए वेक्टर है और इस तरफ आपका आर वेक्टर है, मैं पूछूं ये एंगल कितना होगा? अल्फा। तो क्या हम अल्फा निकाल सकते हैं? तो वापस से इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में देखोगे tan अल्फा बोलू मैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? दैट इज बी साइन थीटा है। और बेस कितना है? ओ से लेकर ए तक, फिर ए से लेकर डी तक, दैट इज ओडी। तो मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग tan अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। फिर मुझे पूछा बीटा भी निकालो, दैट इज ये वाला एंगल आपका बीटा होगा। बीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको ट्राइंगल रूल में बताया था, याद है? बी की जगह क्या कर देंगे हम लोग? ए कर देंगे, ठीक है? ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। इसका उल्टा हो जाएगा। किसी को पूछना है कि बीटा कैसे आया? किसी को डाउट है कि बीटा कैसे आया? कल मैंने ट्राइंगल रूल में बताया था वैसे। किसी को पूछना है बीटा कैसे आया? नो सर। निकाल लोगे ना अनिर्बान? यस सर। बीटा बताऊं कैसे आया, या निकाल सकते हो आप? यस सर, आ जाएगा। अच्छा, दिव्या, अपरिणिता, यस सर। बेटा निकाल लोगे ना बीटा? यस सर, हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा। अपरिणिता, यस सर। निकल जाएगा बेटा बीटा? यस सर। और एंजल ज्योति, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। हाँ बेटा, आप निकाल लोगे क्या यस बीटा? सर। पक्का? यस सर। ठीक है, मैं अपना नंबर दूंगा, आप मुझे निकाल के बताना फिर। ठीक है, तो ये दोनों लॉ हो गए हमारे, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। कल मैंने एक होमवर्क दिया था, आप लोगों को याद हो? याद है कल एक होमवर्क दिया था, किस किसने किया वो? यस सर।
क्या आंसर है उसका? 5√3 5√3 और का। एंगल 2/√3। कोई बात नहीं, कल नहीं करा तो आज कर लेते हैं हम लोग। सभी बच्चे सब यहीं पर ही है अभी। कल वाला क्वेश्चन देखो, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन करना है आपको। सर चलो मैं उसको, हाँ बेटा, सर इसको ट्रायंगल लॉ से भी तो निकाल सकते हैं रिजल्टेंट। हाँ हाँ, ट्राइंगल दोनों सेम है बेटा, यस दोनों को करने के तरीके अलग अलग है, दोनों से रिजल्ट सेम आते हैं। कोई भी एक लॉ पढ़ लो, जरूरी नहीं है आपको दोनों लॉ पढ़ने की, आप कोई भी एक लॉ का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक ओके है, सर। अब देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, ये करना है आप लोगों को। एक वेक्टर ऐसे, इसकी वैल्यू है 5 न्यूटन, एक वेक्टर ऐसे, इसकी वैल्यू है 5 न्यूटन, और दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री। हमें नेट फोर्स निकालना है। इसको F1 मान लो, F1 फोर्स, और ये आपका हो गया F2 फोर्स। फाइंड नेट फोर्स, दैट इज F net, and its angle from F1 वेक्टर। F1 वेक्टर से जो रिजल्टेंट आएगा उसका एंगल कितना होगा। चलो इसको सॉल्व करो, देखते हैं किसका आंसर सबसे जल्दी आता है। देखते हैं किसका आंसर सबसे जल्दी आता है, जल्दी। आ गया? फाइव होगा सर। 5 होगा? यस सर। चलो चेक करते हैं बाकी बच्चों का भी। एंगल बताओ। रुक जाइए, निकाल रहे हैं, रुक जाइए। तो 5√3 होगा। 5√3 होगा बेटा। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है अपरिणिता? 1/2। cos 120 1/2 होता है या -1/2 होता है? -1/2। -1/2 होता है। ठीक है, सही कर लो उसको, cos 1/2 आपका -1/2 होता है। एक्चुअली आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी ना, मैंने इन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी है, कुछ बच्चों को। आप लोग थोड़ा लेट आए, कोई बात नहीं, आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई सा भी एंगल दे रखा हो, आप हर एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। आया अनिर्बान, समीर रहमान, दिव्या, आद्या, ये तो लिरिक्स बन गया। सर हमारा तो आ गया? सर आदित्य, आदित्य रतन, आदित्य रतन बेटा, यस सर। आ रहा आपको कुछ समझ में बेटा? यस सर। तो इसका आंसर बताओ कितना आएगा। सर 5 न्यूटन। 5 आपने पहले पढ़ रखा है क्या ये? सर थोड़ा थोड़ा। एंगल कितना आएगा, F1 से एंगल कितना आएगा?
चलो मैं बताता हूं। तो देखो इसका एंगल कितना आएगा, यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है 120 डिग्री। एफ नेट का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। एफ नेट बराबर क्या होगा, अभी हमने पढ़ा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे a की जगह कौन है f और b की जगह कौन है f2। तो f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 120 डिग्री। f1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा इधर। f2 की वैल्यू भी 5 है, तो 5 का स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू 5 cos 120 की वैल्यू होती है माइनस 30 डिग्री निकला। 1/2। एंगल मेरा 30 डिग्री निकला। ठीक है, अभी मैं बताता हूं कॉमन सेंस से। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस है इधर देखो, तो माइनस 25, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, 25 बचेगा। रूट 25 कितना होता है 5। तो एफ नेट कितना हो जाएगा आपका 5 न्यूटन। आया समझ में। अब देखो मान लो एक बॉडी है, उसको कोई इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से, कोई खींच रहा था 5 न्यूटन से, बताओ किधर जाएगी बॉडी। बॉडी किधर मूव करेगी, क्या इनके बीचों बीच में जाएगी क्या, क्योंकि इधर भी इक्वल फोर्स है इधर भी फोर्स। तो क्या ये वाला एंगल 30 होना चाहिए 60 डिग्री। कॉमन सेंस से कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। दोनों के बीच में जाएगी तो 60 डिग्री होना। 60 डिग्री। सर हमें भी 60 डिग्री ही तो ये तो आया। करा हमने कॉमन सेंस से करा। अब अगर हम फॉर्मूले से करूं तो फॉर्मूला क्या बोलता है देखो, मान लो ये वाला एंगल है अल्फा, आपका एफ नेट आया इस तरफ, तो tan अल्फा बराबर, अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया था b साइन थीटा। b कौन है 5, साइन थीटा मतलब साइन 120, एंगल 120 है ना, प्लस 5 cos 120। साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। मैं आपको एक दिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसी वीक में पढ़ा दूंगा। प्लस 5 cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। एलसीएम लेना आता है आप लोगों को, नीचे वाले को एलसीएम ले लो, ऊपर तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ऊपर आ जाएगा 5√3/2 और नीचे क्या आ जाएगा देखो 5 2 10 -5 दैट इज 5/2। 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3। कितना हो जाएगा √3। तो अल्फा की वैल्यू, tan की वैल्यू √3 कितने एंगल पर आती है 60 tan की वैल्यू 60 पे आती है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। दैट्स द आंसर। यस सर, सही कर लिए। आया समझ में। यस। किसके नहीं आया, कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो। अनिर्बान, समीर रहमान। सर एक बार फिर से जरा बता दीजिए। बताऊं, या एंगल वाला बताऊं या वो पहले वाला। सर यही जो अभी जो लिखा हो बता दीजिए फिर से जरा। अच्छा, जैसे हमने अभी करा था ना यहाँ पे बेटा, जैसे ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट क्या था, ये वाला था ना, ये एंगल आपका अल्फा था जी। सेम वैसा यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है जी। तो tan अल्फा का क्या फॉर्मूला आया था हमारे, याद है b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। थीटा क्या है, ये वाला, ये दोनों के बीच में एंगल। यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा है 120। तो बस फॉर्मूला बिठा दिया मैंने। b कौन है यहाँ पे, ये a कौन है यहाँ पे, ये, तो 5 sin थीटा, थीटा की जगह 120 आ गया, फिर a प्लस ये a की जगह ये वाला प्लस b, ये वाला b प्लस cos थीटा दैट इज cos 120। साइन 120 की वैल्यू होती है
√3/2। ये सारी वैल्यू मैं आपको सिखा दूंगा कैसे आती है। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। इनकी वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके सर। आया समझ में? जी सर। ओके ठीक है। अब कुछ लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके बाद पॉलीगन लॉ करेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो नए स्टूडेंट है और जो पुराने स्टूडेंट्स है सारे ही लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट मान लो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, दोनों के बीच में एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो। ठीक है, तो आर वेक्टर कितना होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। और cos 0 की वैल्यू बताओ अपर्णिता, cos 0 की वैल्यू बताओ। अपर्णिता नहीं है, दिव्या बताओ। 1 सर। 1 सर 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्या आ जाएगा यहां से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अच्छा, cos की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 सर। और मिनिमम जी माइनस मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है 1 और मिनिमम हो सकती है 1। तो यहाँ पर cos थीटा क्या हुआ, मैक्सिमम। ये क्या फॉर्मूला बन गया कुछ, यस यस सर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो इसको, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट। रूट क्या हो जाएगा ये, a प्लस ए बी। ए प्लस बी। तो मतलब अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो तो उस समय जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम होगा, तो लिखेंगे आर मैक्स, दैट इज रिजल्टेंट मैक्सिमम। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, आर मैक्स, दैट इज मैक्सिमम रिजल्टेंट। ठीक है, ये आपका होगा आर मैक्स। अगर थीटा 180 हो जाए तो cos 180 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, cos 180 होता है -1, cos 180 कितना होता है -1। अब कितना आएगा बताओ, आर मिनिमम आएगा। ए माइनस आर बी। मिनिमम आएगा, कितना आएगा, a माइनस बी। ठीक है, Yes, सबको sir. पता है a माइनस बी कैसे आएगा, क्योंकि इस केस में r इक्वल टू हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab का अंडर रूट। तो यहाँ पे r जो होगा वो मिनिमम होगा, दैट इज a माइनस बी। यहाँ पे मोड लगा दो, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। आर मिनिमम आपका होगा a माइनस बी। अगर थीटा 90 हो तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, सर 0। cos 90 0 होता है, तो r कितना आएगा बताओ, 0। r कितना आएगा, 0। रूट ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए प्लस बी सर। चला मोटर a बंद कर प्लस दो। बी। यस सर। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट r कितना आएगा, अंडर रूट a बैग उठा स्क्वायर रहे। प्लस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है,
तो ये कुछ रिजल्ट है, इनको आपको याद रखना है। थीटा अगर ठीक है 0 सर। होगा तो a प्लस बी कर दोगे, थीटा अगर अपोजिट होगा तो डायरेक्ट a माइनस बी लिख दोगे, वो थीटा 90 होगा तो डायरेक्टली अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, और देखो आगे। फोर देखो, अगर a और b दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, a और b दोनों इक्वल वैल्यू के हो, तो जहां पर b है वहां पर भी मैं a लिख सकता हूं। तो क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, तो a स्क्वायर की जगह तो a लिखूंगा, और b की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं, b की जगह भी मैं a स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस 2a इंटू a इंटू कॉस थीटा। ऐसे कर सकता हूं क्या, यस सर। ऐसे कर सकता हूं। चलो आगे देखो, ये ऐड हो जाएंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यस सर। तो क्या हो जाएगा इधर 2a स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा a इंटू a 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। यस सर। अब दोनों में क्या कॉमन है, 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर। अच्छा ध्यान रखना, 2 मिनट बाद ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको दोबारा से इसको कनेक्ट करना है। 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा अंदर। अब 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, कुछ पता है आपको? वन प्लस कॉस थीटा किसी को पता है? ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है cos 2a का, कोई बता सकता है मुझे cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? यस सर, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, मतलब cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। और इसके अलावा और भी फॉर्मूले थे क्या? यस सर, 1 माइनस स्क्वायर x माइनस 1, 2 sin स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 1 माइनस। अनिर्बान, समीर रहमान बेटा आपको पता है फॉर्मूला कुछ सर पता है cos 2a का? हाँ अनिर्बान बताओ क्या होता है फॉर्मूला? सर, फॉर्मूले तो बहुत सारे मतलब 4 है। cos 2a के? हाँ 2 जैसे cos 1 minus- स्क्वायर a माइनस 1 सर। 1 minus वो 2 सारे sin फॉर्मूले हैं। square। 1 माइनस 10। क्या ये भी होता है क्या, तो cos स्क्वायर a माइनस 1? हाँ हाँ होता है। यस यस सर। इस माइनस 1 को इधर ले आऊंगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, ऐसे लिख सकता हूं। अब 2a को अगर मैं थीटा मान लूं तो a क्या हो जाएगा बताओ, 2a इक्वल टू थीटा, देन a इक्वल टू थीटा बाई 2। θ/2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऐसे 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। बात समझ में आई क्या?